नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आज है बड़ा दिन, बजट पेश हो चुका है। करीब करीब 86 मिनट का यह बजट भाषण रहा। 11 बजे बजट भाषण की शुरुआत हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की शुरुआत की थी और 12:26 पर यानी करीब करीब 86 मिनट का बजट भाषण रहा, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा था, 9 मिनट ज्यादा था। 77 मिनट का भाषण पिछली बार पढ़ा था। इस 86 मिनट के बजट भाषण में क्या क्या रहा, इस पर हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। क्या सस्ता, क्या महंगा, आपके लिए क्या कुछ सौगात लेकर आया है, कहां उम्मीदें टूटी है, सब आपको बता रहे हैं। एक बड़ा पैनल भी गेस्ट का इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। सीधा गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराता हूं मैं आपको। हमारे साथ बड़ा तालाब इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से ओम नाथ शर्मा जी, निदेशक हैं, वो जुड़ रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट नीतीश जोशी जी मुझे भोपाल से ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्री अशोक गोयल जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीजी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सतीश थौरानी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और किसान नेता डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं नितिन जोशी जी के पास जा रहा हूं। काफी देर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए नीतीश जोशी जी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी भी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश जी, सबसे पहले अगर बात करूं तो क्या शेयर मार्केट बाजार का सबसे पहला रिफ्लेक्टर होता है शेयर मार्केट बाजार बजट का? क्योंकि हम समझते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं बहुत दिमाग लगाते हैं, भविष्य की चीजें देखते हैं और इस वक्त निफ्टी हो या सेंसेक्स दोनों गोता लगा चुके हैं। मैं मोटा मोटा जितना समझ पाया हूं, फार्मास्यूटिकल हल्का सा चढ़ा है क्योंकि दवाइयां सस्ती हो रही हैं, लेकिन मिनरल और बैंकिंग नीचे आ गए हैं। जी बिल्कुल आसिफ, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है शेयर मार्केट। तो उसको अपन ऐसे देखें कि मार्केट को उम्मीद थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कुछ रियायत सरकार इस बार बजट में लेकर के आएगी, लेकिन वो प्रावधान बजट में नहीं इस बार दिया गया है। और दूसरी तरफ देखें तो कई ट्रांजैक्शंस पे एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में भी वृद्धि करी गई है। तो उस कारण से जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं अभी फिलहाल नेगेटिव चल रहे हैं। जी, मैं इस पर आता हूं आपके पास। बड़ा तालाब इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ओमनाथ शर्मा जी हमारे साथ हैं। ओमनाथ जी, उद्योगपतियों को क्या उम्मीद थी, क्या मिला, क्या चाहा, क्या मिला? देखिए, बजट अगर बहुत माइन्यूटली अगर देखेंगे तो उन्होंने माइनर चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। जैसे 3 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 5 साल पहले था, अभी उसको बढ़ा के 12,20,000 करोड़ का किया है। और आप देखिएगा कि एआई की रेस में जैसे इंडिया थोड़ा सा पिछड़ गया था, तो इस बार उन्होंने एआई के लिए जो 2047 तक टैक्स रिबेट दिए, जो यहाँ पे डाटा सेंटर्स इंडिया में बनाएंगे, तो आईटी सेक्टर के लिए एक ये पॉजिटिव न्यूज़ है। मेडिकल टूरिज्म एक सेक्टर है जिस पे हम बहुत लंबे विषय से बात कर रहे थे, लेकिन इस बार उसको बाकायदा बजट में इंक्लूड किया गया, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ऐसे करके उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं दिया। जैसे नीतीश जी ने बोला कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो बढ़ाया गया है उसको मार्केट ने टोटल नेगेटिव लिया है। इससे ये इम्पैक्ट पड़ सकता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एफडीआई जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते थे, लिक्विडिटी जो मार्केट को देते थे, हो सकता है कि वो लिक्विडिटी पे थोड़ा फर्क पड़े। और इसका मेरा ये मानना है कि इसको तो रोल बैक करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को इस समय पूंजी और टैलेंट और टेक्नोलॉजी तीनों की बहुत आवश्यकता है। जी, मैं लौट रहा हूं के पास। अशोक गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं। अशोक जी, जो अपर इनकम क्लास है या अपर मिडिल इनकम क्लास है, उनके लिए तो मुझे चीजें दिख रही हैं। विदेश में बच्चों की पढ़ाई सस्ती, विदेश यात्रा सस्ती। आप अगर मेडिक्लेम ले रहे हैं, जो इंश्योरेंस का है, गाड़ी से टक्कर के बाद जो क्लेम मिलेगा वो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। हवाई जहाज के कलपुर्जे सस्ते। आम आदमी के लिए क्या क्या सौगात अभी तक आप ढूंढ पाए इस बजट से? बिल्कुल आम आदमी, आपकी मेरी तरह या जो लोअर इनकम ग्रुप है। ये युवाओं का बजट है, ये विकसित भारत का बजट है। ये निर्मला सीतारमण जी द्वारा, जब माननीय वित्त मंत्री द्वारा 9वीं बार ये हमारा बजट पेश किया गया है, इसमें उनके अनुभवों का भंडार है। हमारी जीडीपी 7.4 है, जो विकसित भारत में अद्भुत है। और हम कहें कि ये बजट ग्लोबल बजट है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। स्टार्टिंग में कुछ भी शेयर बाजार में हलचल हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद शेयर बाजार अपने आप में बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा, क्योंकि आज जो एफटीआई में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 देशों से जो समझौता किया है, उसके वो हमें विश्व गुरु बनने के लिए और अग्रसर कर रहा है। हम विश्व गुरु है नहीं, बल्कि हम बन चुके हैं। ये 27 देशों से एफटीआई के समझौते के बाद ये तय हो चुका है। भारत
विश्व गुरु बनने के लिए आज सब सर्वप्रथम दौड़ में आगे है। हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, अभी एक्सपोर्ट पे टैक्स हटा लिया गया है, युवाओं को रोजगार in this budget, and we hope to take forward the Prime Minister's vision of capitalizing on India's growth potential. You have seen a growth of close to 7.5%, a complete control on inflation coming down to 1.7%, a huge jump in capital expenditure from 2 lakh crore to almost 11 lakh crore this year to 12 lakh crore next year. So it's a budget that is going to empower India, is going to power India, and is going to take India on its trajectory, which is today the fourth largest economy to the third largest economy by next year and onward and forward. सर नॉर्थ ईस्ट को लेकर के बहुत सारी घोषणाएं की गई इसमें। नॉर्थ ईस्ट मैंने यही तो बोला कि नॉर्थ ईस्ट the sectoral allocation for the northeast has been increased substantially. Also, a lot of institutions have been given in the northeast. A lot of waterways have been given in the northeast. So it's a budget which has given a huge amount of impetus to the northeast, and for that I'm thankful to the finance minister. थैंक यू। इस बजट से कम ज्योतिरादित्य सिंधिया इसलिए खुश होंगे क्योंकि असम जहां चुनाव है वहां के लिए इस बजट में काफी कुछ रखा गया। दिल्ली से सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। पूर्वोत्तर में बौद्ध सर्किट की बात की गई है। ये जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी रही है विभाग के तौर पे। मैं सीधा जा रहा हूं इस वक्त जबलपुर। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी जी इस वक्त वहां मौजूद हैं कुछ लोगों के साथ। संजीव जी, एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं वो ये कि इस बजट में आप क्या देख पा रहे हैं आम आदमी के लिए? वहां के लोग जो है वो क्या देख पा रहे हैं अपने लिए? कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, कुछ महंगी हुई हैं। इस बजट से जितनी उम्मीदें थीं वो क्या उम्मीदें पूरी हुई? आसिफ, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये परिसर है और यहाँ पर बजट का हलवा बनाया गया है। सिर्फ निर्मला सीतारमण ने बजट का हलवा नहीं बांटा, हमारे जबलपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी ये बजट का हलवा बनाया है और इसमें घी के साथ सूखे मेवे भी डाले गए हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो बजट है वो सबके लिए परोपकारी होगा। आपको मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये हलवा बजट से पहले बनना शुरू हो गया था कि बजट के बाद बनना शुरू हुआ है? दोनों बातों में अंतर है। बिल्कुल, बजट के पहले ही ये बनवा लिया था। हमारे प्रेम दुबे जी हैं जो अध्यक्ष हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने आज सबका स्वागत बजट के हलवे से और जबलपुर के फेमस समोसे से किया है। तो इन्होंने हलवा तो बनवा लिया था, लेकिन जैसे जैसे बजट आ रहा था उसमें मेवे डाले जा रहे थे और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेवे, ये लोगों के चेहरे की खुशी को देख के लग रहा है कि ये मेवे शायद लोगों को पसंद आए हैं। ये बताइए कैसा है ये बजट इस बार आम जनता की? अगर मैं घोषणाओं की बात करूं तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेना चाहिए। सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं कि बजट में जो फंड्स को एलोकेट किया गया है, खासकर जो उद्योगों के लिए 12 लाख करोड़ का, वो इकोनॉमी को एक बूस्ट करेगा। पर एक चीज़ पे जो सरकार साइलेंट है कि पूरी भारत की अर्थव्यवस्था का 3.5 लाख करोड़ का बजट, उसमें 181 लाख करोड़ का कर्ज जो कि 56 से 57% जीडीपी का है, उसको असर मारता है। और सरकार ने भी कहा कि जो ग्रोथ रेट रहेगी वो पिछले साल के मुकाबले कम रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं बजट के बने हुए हलवे में थोड़ी शक्कर कम करता है। ये शक्कर कम है आप बता रहे हैं सर? आप तो चार्टर अकाउंटेंट है, बाजार नीचे जा रहा है। जी देखिए क्या है, बाजार का नीचे जाने का कारण सरकार द्वारा एसटीटी टैक्स में जो बढ़ोतरी की गई है उसका कारण, और हम सबको मानना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन एक हिस्सा होता है जिसके कारण एक नेगेटिव सेंटीमेंट आया है। लेकिन धीरे धीरे जब बजट के प्रावधानों की समीक्षा होगी तो हम मानेंगे कि यह मार्केट में ओवरऑल बूस्ट करेगा। और संजीव जी, ऐसे हवा में कैसे मान ले कि बजट का हलवा फीका है कि मीठा है? जरा चख के देखिए कि ये बजट का जो हलवा है बना हुआ सामने, ये मीठा है कि फीका है। और चिंता मत करिएगा, डायबिटीज की दवाएं सस्ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दवाएं को सस्ती कर दिया गया है, डायबिटीज़ की और कैंसर की दोनों की दवाइयों को सस्ता किया गया है। तो ये जो हलवा है अभी तो मैं देख के बता सकता हूँ कि खुशबू से तो बहुत मीठा आ रहा है और ये अच्छा ही बना है। तेल और इसमें घी है, शुद्ध घी है और सारे मेवे डले हुए हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अब जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए वे कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, क्योंकि डायबिटीज़ की दवाएँ सस्ती हुई है। मनु बताइए क्या लगता है आपको इस बजट में? बजट में सुरक्षा के नाम पे चीनी कम है। रेलवे में कवच की घोषणा नहीं हुई है, रेल कॉरिडोर्स की हुई है, चीनी कम है।
और फ्लाइट में सुरक्षा में उप मुख्यमंत्री अभी डेथ हो गई है, इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, उसमें चीनी कम है। क्या कहते हैं आम जनता के लिए? देखिए, हमको सिर्फ बजट में तो हलवा नहीं मिला, लेकिन चैम्बर से हलवा जरूर मिल गया है। तो चैम्बर को धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमको कम से कम हलवा दिया। बजट में तो हलवा नहीं मिल पाया, और बजट में लेकिन हर सेक्टर के बारे में सोचा है, सब सेक्टर के लिए फंड दिया है और बोला है कि नया एक्ट जो आएगा इनकम टैक्स उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ब्लूप्रिंट आएगा तो उसको और डिटेल पता लगेगा। सर, हलवा तो बाकी में बहुत अच्छा है। बजट में लगभग सारे सेक्टरों में सरकार ने फोकस किया है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। ये शिकायत क्या कहते हैं? इस बार जो बजट में हमें बजट पूर्व जो उपेक्षाएं थी उसमें करीब करीब 80% बजट में ली गई हैं। बहुत अच्छी खबर है। कृषि को देख के, रोजगार को देख के, व्यापारियों को देख के, स्वास्थ्य को देख के जो इस बजट में बदलाव हुए हैं बहुत ही संजीव जी, अच्छे। मैं जरा आपके MSME पास आता हूं। छोटे सेकंड उद्योगों राउंड को में लेके मैं जो आपके साथ जो सरकार और ने लोग हैं नई उनकी बात योजनाओं सुनूंगा। को घोषणा की। किसान नेता डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जब कृषि की बात चली है। राजाराम त्रिपाठी जी, देश में हमारी जो अर्थव्यवस्था है बहुत मजबूती से वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। किसान उम्मीद कर रहा था कि उसे इस बार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राशि बढ़कर मिलेगी। हम हालांकि एक बात ये भी कर रहे हैं, साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि फ्रीबीज को आर्थिक सर्वे में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यह चिंताजनक बात है। तो क्या इसी चीज को लेके ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत वो 6,000 की राशि जिसे 12,000 करने की मांग थी वो नहीं बढ़ाई गई? इससे किसानों पर क्या अंतर पड़ेगा? किसानों को कितनी आस थी? मेरा मानना है कि जो कुल बजट है वो 54.1 लाख करोड़ का है, और उसमें कृषि कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ आवंटित किया गया है, जो बजट का केवल 2.35% है। और आश्चर्य की बात यह है कि पिछले बजट में 2025-26 में यह राशि 1,37,000 करोड़ थी, 1.37 लाख करोड़ थी, यानी 11,000 करोड़ की कटौती की गई है किसानों के मद में। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। 70% जनसंख्या एग्रीकल्चर एंड एग्रो एलाइड एक्टिविटी, कृषि संबद्ध रोजगार पे आश्रित है। और हाथी के पांव में सबका पांव आप कहते हैं, देश का विकास खेती के ऊपर निश्चित रूप से है। ये एक बड़ा मुद्दा है जो मैं चाहता हूं कि लाएं। दूसरा, जितने भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं, ब्राजील है, चाइना है, ये 1 से 3% तक टोटल बजट का शोध पे, अच्छे बीज, रिसर्च, इस पे खर्चा कर रही है, जबकि हमारा खर्चा जो है 0.3 to 0.4% ओनली। ये बड़ी चीजें मुझे दिख रही हैं। तीसरा क्या है, छत्तीसगढ़ की बात अगर करें तो औषधि पौधों की खेती के लिए हमें उम्मीद थी कि कोई पैकेज आएगा, आदिवासी क्षेत्रों के लिए कोई पैकेज आएगा, हमें उम्मीद थी। और आदिवासी जो है नक्सल समस्या से 3 दशक से जूझ रहे हैं। अब ये बीमार क्षेत्र अगर स्वस्थ होना चाहता है तो स्पेशल पैकेज की इसमें आवश्यक जरूरत थी। अभी भी किसान जो है केवल 60% बीमा कवरेज में हैं, 40% नहीं आ रहे हैं। उसकी उम्मीद थी। किसान सम्मान निधि बढ़े, इसकी भी हमें उम्मीद थी। साथ ही साथ हमें यह उम्मीद थी कि जैविक खेती को बड़ा बजट देंगे। साल भर जैविक खेती पे आप सर कॉन्फ्रेंस कराते हैं, बड़े बड़े बैठकें कराते हैं, लेकिन जब बजट देने का टाइम आता है तो आप रासायनिक और फर्टिलाइजर को पूरा बजट उठा के दे देते हैं। ऑर्गेनिक सेक्टर को आप देते ही नहीं, जैविक खेती को देते नहीं। तीसरी चीज, छोटे किसानों पे ध्यान दिया जाएगा, ये अंडरलाइन की गई है बात, लेकिन मझोले और बड़े किसानों का क्या? उनके लिए बीमा कवरेज ज्यादा जरूरी है, उन्हें ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये जो खेत है, मैं बात समझा आपकी, ये चिंता वाजिब है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री के लिहाज से बात करने के लिए सतीश थौरानी जी मेरे साथ हैं, अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। सतीश जी, आपसे एक सवाल। मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि जब आप खनिज महंगा कर रहे हैं तो जाहिर बात है जब भी कोई चीज महंगी होगी उसकी सप्लाई भले ही कितनी हो, डिमांड कम हो जाएगी, और ऐसे में फिर प्रोडक्शन पर भी असर पड़ेगा और वहां काम करने वाले लेबर्स और उनके रोजगार पर भी असर पड़ेगा। क्या वाकई ऐसा है या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, ये बजट पूरे देश का बजट है। यहाँ मिनरल्स हैं, यहाँ पे ये धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। और ये जरूर जिस समय बजट आता है तो थोड़े समय के लिए, जब तक कि बजट की विशेषताएं पता पड़े, तो ये हलचल होती है। और जो बजट है इस बार आया है,
जिसमें हमें इनकम टैक्स वगैरह की राहत की बहुत उम्मीद थी, जो बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है। और रही बात इंफ्रा और इसमें मैन्युफैक्चरिंग में, वो तो उन्होंने युवाओं के लिए बहुत अच्छा दिया है, बायोफार्मा पे भी दिया है, जो आज की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ग्रोथेबल इंडस्ट्री है। तो जैसे छत्तीसगढ़ में डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर यूनिट आए हैं और आने वाले हैं, तो इससे ग्रोथ होती है। पर कुछ चीजें जो जिसकी उम्मीद लगा के बैठे थे उद्योगपति, वहां थोड़ी सी निराशा है। ठीक है, मैं इस पे आता हूं। मेरे पास तनु श्री देसाई इस वक्त हमारे साथ, मेरे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, इंदौर आर्थिक राजधानी है, बड़े लोग यहां रहते हैं, मोटे पैसे वाले लोग रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि सरकार ने आम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता की है। अगर एक्सीडेंट में जो क्लेम मिलता है, क्लेम राशि मिलती है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 17 जो तरह की दवाइयां हैं, कैंसर की, डायबिटीज की, वो सस्ती की गई हैं। और ये एक उम्मीद की जा रही है कि देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इंदौर में बहुत बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये अच्छी चीज है। क्या इंदौर के लोगों को पता है? जरा उनसे बात करिए, कैसे देख रहे हैं वो इस बजट को? जी बिल्कुल आसिफ, सुबह ही हम जब बात कर रहे थे, हमने लोगों से भी चर्चा की थी, तब उनका एक ही मानना था कि जो महंगाई है उसमें कमी आनी चाहिए। मेडिकल के सेक्टर में जो है सस्ती दवाइयाँ मिलनी चाहिए, जो ट्रीटमेंट्स है वो भी सस्ता होना चाहिए, ताकि जो रोज़मर्रा की डिमांड्स है, अगर कोई अस्पताल भी जाता है तो ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट ना रहे। सुबह हमने आम नागरिकों से बात की, तो वही अब मैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बाजार सियागंज में होलसेल बाजार में मौजूद हूँ और मेरे साथ व्यापारी है। सबसे पहले हम व्यापारियों का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि दरअसल वो कैसे इस तरह आज जो बजट आया है उसको देखते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज जो बजट आया है उसको व्यापारी है आप, मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी हम दुकान बाजार में खड़े, कैसे देखते हैं बजट को? देखिए, बजट जो आज का बजट पेश हुआ है, मैं पहले तो आदरणीय वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद दूंगा कि बड़ा संतुलित बजट है, लेकिन इसमें आम नागरिक का जो ख्याल रखना चाहिए था उसमें कहीं चूक है थोड़ी बहुत, और संशोधित किया जा सकता है। लेकिन जो उद्योग के ऊपर जो बढ़ावा देने के लिए बात कही गई है कि उद्योग को बढ़ावा देगा, तो उसमें तो एक्सपोर्ट भी खुलेगा और उसमें भारत काफ़ी अग्रणी भी है और हमारे यहाँ की चीज़ें दूसरे देशों में जाएगी। इससे एक तो नौकरी के अवसर भी खुलेंगे, और जिस हिसाब से इनकम टैक्स का नया फॉर्म 1 अप्रैल से लागू करने की बात की गई है वो भी स्वागत योग्य है। और 6.5% ग्रोथ रेट को 7% का टारगेट किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी अच्छा दिया गया है। लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस बजट के बारे में विश्लेषण करना। उसका कारण है कि अभी 1 घंटा हुआ है, 1.5 घंटा हुआ है वित्त मंत्री जी बजट दे के गई हैं, और एक आम नागरिक पे इसका क्या असर पड़ेगा ये भविष्य में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कमोडिटी में काम हो रहा है, कमोडिटी में अगर थोड़ा सा टैक्स की बढ़ोतरी की जाती तो उससे एक फिजिकल व्यापार में बढ़ोतरी मिलती। कमोडिटी पूरा लोकल मार्केट को कवर कर गया है और इंटरनेशनल जितनी भी यहाँ पे बड़ी बड़ी ब्रांड्स यहाँ पे जो मॉल्स खुले हैं उससे भी एक यहाँ का व्यापार, होलसेल का व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ है। उस एरिया में भी देखने की ज़रूरत थी और हो सकता है कि ये बजट 2047 का टारगेट लेके किया गया है, पर लेकिन फिर भी एक संतुलित बजट है। मैं स्वागत करता हूं इस बजट का और एक आम नागरिक पे मुझे लगता है कि इस पर असर आएगा और इस पे फायदा मिलेगा। आम नागरिकों को फायदा मिलने की चुनाव है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी, उनके लिए बहुत सी घोषणाएं हैं। क्या आम आदमी इंदौर का ये समझता है या वो ये सोचता है कि ये चुनावी बजट है? जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो बजट आया है, सर से भी हमने बातचीत की, पर क्या आपको लगता है जो बजट है वो एक आम नागरिकों के लिए बजट बना है कि चुनावी बजट है? ये बजट जो है पूरी तरह चुनावी बजट है। आम जनता को इसमें कोई राहत नहीं देगी। अगर आम जनता को राहत देनी है तो ये जो ऑनलाइन ट्रेड होता है, जो भी होता है उसके अंदर टैक्स बढ़ाना चाहिए था इनको, और तो उससे लोकल मार्केट में ज़्यादा ग्रोथ होती है। डे बाय डे लोकल मार्केट कम होता जा रहा है और ऑनलाइन बढ़ता जा रहा है। तो बजट में आम जनता को तो मेरे को तो नहीं लगता कि कोई राहत मिलेगी इससे। मेडिकल सेक्टर को किस तरीके से देखते हैं आप? मेडिकल सेक्टर में जितना ज़्यादा इजी कर सकते हैं उतना करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर इसके ऊपर अगर ये लोग ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो इंडिया की ग्रोथ और ज़्यादा होगी।
ठीक, तन्नू सर, मैं लौट रहा हूं आपके व्यापार- पास। जबलपुर संजीव चौधरी मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए, उनके पास मैं जा रहा हूं। संजीव जी, आपके साथ जो बाकी मेहमान हैं उनसे जरा ये पता करने की कोशिश कीजिए कि पिछली बार चूंकि बिहार का चुनाव था या जो भी वजह कहिए, जो बड़ी राहत दी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, क्या इस बार वो राजकोषीय घाटे को उसको कवर करने, उस ग्रोथ को बरकरार रखने के चक्कर में सरकार ने कुछ हाथ रोका है क्या? ये जरा पता करने की कोशिश करिए। बिल्कुल, मेरे साथ जो विशेष लोग हैं मैं इनसे जानना चाहता हूं कि देखिए पिछली बार उनके तीसरे टर्म का ये जो बजट आया, इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकारों के माध्यम से तो 12वां बजट है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा नवा बजट जो प्रस्तुत किया गया है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, जिससे राज्यों को लाभ मिलेगा। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का विकास और खासकर इसके लिए 5000 करोड़ का प्रबंधन करने का व्यवस्था की गई। छोटे शहरों में भी तीर्थ स्थलों का विकास करने का पर्याप्त ध्यान दिया गया है। केयर इकोसिस्टम के माध्यम से बुजुर्गों का इलाज सही समय पर हो जाए, इसका प्रबंधन भी किया है। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास बनाने का निर्माण, ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इसके भी पर्याप्त प्रबंधन किए गए हैं। इससे कई वैश्विक देशों की चुनौतियों से निपटने में भी हमारी सरकार सक्षम होगी। गंभीर बीमारियों के लिए दवाई सस्ती करके ये सच में बड़ा काम किया है, जिसमें बीमारों के लिए कोई वर्ग का भी हो लेकिन गंभीर बीमारियां हैं, उसका इलाज बड़ा महंगा पड़ता है। ऐसे में दवाई को सस्ती करना, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। खास करके पर्यटन स्थलों पर हजारों गाइड रख करके रोजगार के नए मार्ग को ढूंढने का प्रयास किया गया है। आर्कियोलॉजी की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से जो रिजर्व स्थान है, उनको भी टूरिज्म की दृष्टि से खोलने का जो निर्णय किया गया है, इससे हमारी प्राचीन विरासत को भी लोग जानने समझने के लिए अवसर लेंगे। और ऐसे में विदेशी पर्यटकों को लाने के लिए 2% टैक्स की कमी करते हुए उनके लिए जो विशेष सौगात दी, जिसके आधार पर वैश्विक स्तर पर टूरिज्म के सेक्टर में भारत का स्थान और बढ़ेगा। जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने का निर्णय किया है। इनकम टैक्स के में छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान की है। राजकोषीय घाटे का 4.3% का लक्ष्य मध्य प्रदेश की दिशा में निश्चित रूप से हमको लाभकारी होगा। राज्यों के लिए मध्य प्रदेश के लिए 1,40,000 करोड़ का अनुदान रखा है, जिसमें मध्य प्रदेश को भी राज्यों के लिए 1,40,000 करोड़ का अनुदान देने का निर्णय किया, जिसमें मध्य प्रदेश भी लाभान्वित होगा। मध्य प्रदेश तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी, जब पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन हमने भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किया था, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख से ज़्यादा कपास उत्पादक किसानों के लिए पूरा मालवा निमाड़ एक तरह से एक नई छलांग लगाने के लिए हमने पिछले समय उसका भूमि पूजन कराया। इससे इस बजट के माध्यम से वैश्विक स्तर पर कॉटन के कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, सभी प्रकार के सेक्टर के लिए अनोखी और बहुत दूरगामी दृष्टि से नीतियां बनाई गई है, जिसका लाभ पूरा देश उठाएगा, मध्य प्रदेश उठाएगा। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आज इंदौर में मैंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के बजट भी सुना। बजट से जुड़े हुए विविध अलग अलग श्रेणी के विद्वानों के साथ संवाद भी हुआ, उनके विचार भी जाने और उनने सबने एक मुक्त कंठ से एक मत होकर के बजट की तारीफ की। ये आनंद का विषय है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, वो उन्होंने बजट की तारीफ की है। कार वर्ग को साधने की कोशिश की गई, महिलाओं, किसानों, युवाओं सबको साधने की कोशिश की गई। आपको फिर मैं जबलपुर ले चल रहा हूं, बात पूरी नहीं हो पाई थी। जी संजीव जी।
ग्रोवर साहब ये बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 12 लाख करोड़ रुपए, कैसा है देश का भविष्य? देखिए, अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक करनी है, तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा है कि जिस पे काम करने से हर एक को फायदा होता है, देश को भी होता है, लोगों को भी होता है, संजीव जनता जी, को भी बड़ी होता अच्छी खबर आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है बजट में। मध्य प्रदेश के लिए बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश के लिए 1,40,000 करोड़ का ऐलान है। अब ये इसमें एक बड़ा हिस्सा सिंहस्थ का है, किस मद के लिए आया है, टोटल बजट है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां चुनावी राज्यों को रेवड़ी बटी है इस बजट में। पूर्वोत्तर के लिए बौद्ध सर्किट, सिलीगुड़ी दिल्ली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, दक्षिण के लिए कोकोनट संवर्धन बोर्ड, इस तरह से मध्य प्रदेश को क्या मिला, जो सवाल उठ रहा था उसमें बड़ा जवाब यह है कि मध्य प्रदेश के लिए केंद्र सरकार के पिटारे से, निर्मला ताई की झोली से 1,40,000 करोड़ का बजट मिला और ये बहुत बड़ा है। ये करीब करीब अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश के कुल बजट का ये करीब करीब 1/3 हिस्सा बनता है, जो केंद्र सरकार की तरफ से एमपी को मिलेगा और ऐसे में जो योजनाएं हैं उनको रफ्तार मिलेगी। संजीव जी से ही पास में उनके जा रहा हूं। संजीव जी, दो बातें बड़ी अच्छी। पहला, जबलपुर क्योंकि टियर 2 टियर 3 सिटी में आता है, 12 लाख करोड़ का बजट रखा गया है इन सिटीज के लिए। और दूसरा, एमपी को 1,40,000 करोड़ का बजट मिला है केंद्र से। दुबे साहब, ये प्रेम दुबे जी हैं जिन्होंने ये हलवा बनाया था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष है। प्रेम जी, मध्य प्रदेश को 1,40,000 करोड़ का बजट मिला है। ये जो मध्य प्रदेश के कुल बजट है उसका लगभग 1/3 है, और अपन जो 2 टियर सिटीज में रहते हैं उसे भी काफी सारा बजट दिया गया है। देखिए, वित्त मंत्री द्वारा जो बजट बनाया गया है, वर्तमान परिस्थितियों में जो संकट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस पे बजट पे कोशिश की गई है कि राहत पहुंचाने के लिए कि हमारे प्रदेश में और देश के नागरिकों को कहीं राहत मिले। पहली बार बजट का जो पहला 5-7 मिनट रहा वो उद्योगों के प्रति डेवलपमेंट के लिए सरकार ने देने की कोशिश की है। केवल एक ही चीज को मुझको जो कमी अगर आप कहें निकालने की, तो बजट में मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह अमेरिका ने हमारे ऊपर और तरह तरह के एक्सपोर्ट पे बंदिश लगाई है, उस समय बजट में एक्सपोर्ट पे फोकस होके और अधिक छूटों की हम लोग गुंजाइश मान रहे थे कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज्यादा बजट में लाभ मिलेगा मध्य प्रदेश को। उसमें 1 लाख करोड़ का जो बजट संजीव दिया, जी, आप हलवा एंजॉय कीजिए। अब तो हलवे में मिठास आ ही गई होगी। एमपी को जो इतना बड़ा बजट अलॉट हुआ है, मैं तब तक बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आपके और हलवे के बीच में नहीं आऊंगा। संजीव जी, एंजॉय कीजिए। ओमनाथ शर्मा जी हमारे साथ हैं, निदेशक हैं बड़ा तालाब इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। ओमनाथ जी, एमपी को 1,40,000 करोड़ का बजट अलॉट हुआ है, ये बड़ी और अच्छी खबर आ रही है एमपी के लिहाज से। जी, बहुत ही लॉन्ग टाइम अवेटेड न्यूज़ ये बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश देश में सेंट्रली लोकेटेड है और अब ये 1,40,000 करोड़ का जो बजट है सीएस के साथ में मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी उपयोग किया जाएगा और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। मध्य प्रदेश क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड है, लॉजिस्टिक के लिए एक बहुत अच्छी चुनिंदा जगह है और मध्य प्रदेश मेडिकल टूरिज्म और जो निर्मला सीतारमण मैडम ने बोला था कि वो रिलीजियस टेम्पल टूरिज्म को जो प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश एकदम फिट बैठता है। और एक और चीज जो उन्होंने कही थी कि वो गाइड्स को डेवलप करना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश पूरा जंगलों से घिरा हुआ है और टूरिज्म के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। तो ये 1,40,000 का करोड़ का जो बजट है, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में इसका बेनिफिट मिलेगा और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होनी चाहिए। राजाराम जी, क्या लगता है, ये तो इतना भारी भरकम बजट आ रहा है, अपने अन्नदाता की झोली में भी कुछ आएगा? राजाराम जी अभी नहीं है, लेकिन जब राजाराम जी की बात कर रहा हूं तो राजाराम ओरछा वाले, यानी कि हमारे प्रभु राम और मध्य प्रदेश में इसके अलावा जितने हमारे धाम हैं, जितने मंदिर हैं, उनको भी अब उम्मीद जगी है वहां के समितियों को कि उनका भी विस्तार होगा, विकास होगा, जैसा कि बजट में कहा गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नीतीश जोशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश जी, 1,40,000 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश के लिए और अर्थशास्त्र यही कहता है कि जहां भी कहीं इन्वेस्टमेंट होती है वो आम आदमी की तरफ से हो, वो सरकार की तरफ से हो, इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है और मध्य प्रदेश
एक अग्रणी राज्य रहा है, और तब जबकि भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की दिशा में है, आगे अग्रसर है। एमपी इस बजट के माध्यम से या इसकी मदद से एमपी कितना योगदान दे पाएगा? जी बिल्कुल, एमपी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा क्योंकि हमारी लोकेशन बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है। हम लोग वेयर हाउसिंग हब बन सकते हैं, हम लोग मेडिकल टूरिज्म हब बन सकते हैं, हम लोग एजुकेशन का हब बन सकते हैं। और एक चीज़ और बजट में आपने देखी होगी कि निर्मला जी ने एक अनाउंसमेंट करा है CEZ का, सिटी इकोनॉमिक जोन, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं जिनके पास कुछ अपना एक ऐसा प्रोडक्ट है, तो उसको डेवलपमेंट के लिए CEZ बनाए जाएंगे। तो वो हमारे इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे शहरों के लिए बहुत लाभकारी होगा। जी सतीश थौरानी जी हैं हमारे साथ। सतीश जी, अभी तक छत्तीसगढ़ का आंकड़ा नहीं आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही कोई बड़ा आंकड़ा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी आए, जिससे हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। सतीश जी, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि क्योंकि आप CG चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की तरफ से हैं, क्या उम्मीदें आप लोग लगाए बैठे थे इस बजट से, और वो कितनी पूरी हुई हैं उद्योगपतियों के हक में? सतीश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सतीश जी के पास मैं जाऊंगा, आपको तनु के पास ले चल रहा हूं, इंदौर आपको ले चल रहा हूं, उसके बाद फिर मैं अशोक गोयल जी के पास जाऊंगा। तनु, मध्य प्रदेश के लिए केंद्र के बजट में 1,40,000 करोड़ का बजट दिया गया है। ये बहुत बड़ा बजट है। इंदौर वासी क्या चाहते हैं कि उनके यहां इंदौर में क्या डेवलप होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ हमारे साथ जो व्यापारी मौजूद हैं, हम उनसे ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, मध्य प्रदेश को इस बार 1,40,000 करोड़ रुपए का जो बजट मिला है, क्या चाहते हैं आप इंदौर में, मध्य प्रदेश में क्या डेवलपमेंट देखना चाहते हैं आप? विकास देखना चाहते हैं इंदौर का, खास करके क्योंकि अब ये मल्टी सिटी हो गई है, बहुत बड़ा यहाँ पर सेंटर हब बन गया है। लेकिन अभी भी ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और हमारा बिजनेस धीरे धीरे कम होता ही जा रहा है। तो ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा कि ऑनलाइन में कुछ टैक्सेशन लगा देते, तो उससे हमको थोड़ी राहत मिलती। सभी दुकानदार यहाँ पर दिन ब दिन बिजनेस कम होता जा रहा है। और दूसरा, किसानों के हितों के लिए कुछ नहीं किया गया। कुछ भी सोयाबीन तेल और पाम तेल में कुछ इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटी लगाते थे, तो उससे किसानों को थोड़ा उनकी फसल का उचित मूल्य मिलता। और कस्टम ड्यूटी सोने चांदी पे भी नहीं लगाई। जो बाहर से जो सोना और चांदी आ रहा है वो उस बड़ी मात्रा में आ रहा है, इसके कारण डॉलर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। कंज्यूमर के हितों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है इस बजट में। सर, आप किस तरीके से प्रदेश का विकास देखना चाहते हैं, इंदौर का विकास देखना चाहते हैं? क्योंकि 1,40,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार निर्धारित किया गया मध्य प्रदेश के लिए। 1,40,000 करोड़ का बजट निर्धारित करा गया है। वो टोटल बड़े बड़े उद्योग के लिए या विकास के लिए करा, आम जनता के हित के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा। आम जनता को चाहिए रोटी कपड़ा मकान। इन्होंने दूसरी चीज़ों पे टैक्स घटा के रोटी कपड़ा मकान की जो बुनियादी ज़रूरत है उनके ऊपर कुछ टैक्स घटाते तो आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिलती। जैसे ऑयल हुआ, दालें हुई, जो भी अपने को यूज में आती है चीज़ें, उनके ऊपर अगर ये टैक्स और कम कर देते तो जितने भी नीचे गरीबी रेखा के लोग नीचे है या मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको काफ़ी राहत। जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जो इंदौर में सियागंज व्यापारी हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं लगातार। उनके क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या वो देखना चाहते हैं आगे। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो 1,40,000 करोड़ रुपए का जो बजट निर्धारित किया गया है, उससे आगे क्या डेवलपमेंट्स रहेंगे, इस बारे में हमने चर्चा की है। जी मैं तनु लौट रहा हूँ आपके पास। अशोक गोयल जी अर्थशास्त्री हैं मेरे साथ। अशोक जी, आम आदमी मजे में पूछ रहा है कि जब भी देखिए ये बात आती है कि जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा, जीएसटी और आसान किया जाएगा, आम आदमी मजे में पूछ रहा है इतना कठिन बनाया क्यों था? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने 9वीं बार इस बजट को पेश किया है, उनके पास अनुभव बहुत है। इसी अनुभव के कारण आज हमारी जो जीडीपी है 7.4% है। अब क्योंकि ये विकसित भारत का बजट है, ये ग्लोबल बजट है और एक ऐसा बजट है जो विश्व की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस बजट में सर्वप्रथम निर्मला सीतारमण जी और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 1,40,000 करोड़ जो उन्होंने मध्य प्रदेश को दिया है, वह महाकाल लोक को बनाने के लिए और आगामी श्रेष्ठ को ध्यान में रख के आवंटित किया गया है। हमारा पूरा देश, पूरा विश्व
इस सेहत के लिए और सोच में है कि वो जब आएगा तो ऐतिहासिक होगा और इसीलिए सबका स्वागत अभिनंदन है सभी मीडिया के साथियों का। आज ऐतिहासिक बजट केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत हुआ है और उस बजट भाषण का पूरा कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ सुने हैं। हमारे इस अवसर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। आप सभी मीडिया साथियों के साथ अपनी बातें रखते हुए आगे के लिए मैं आमंत्रण करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय, आज का दिन बड़ा पावन दिन है। संत रविदास जी की जयंती है। आज माघी पूर्णिमा भी है और राजिम के त्रिवेणी संगम में आज से राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ भी है। तो ऐसे सभी पावन दिवस की समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ऐसे अवसर पर आज भारत सरकार का वर्ष 2026-27 का आम बजट कर्तव्य भवन में पहली बार प्रस्तुत हुआ है और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर। और ये बजट विकसित भारत और सुनहरे भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसके लिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और आज कर्तव्य भवन से प्रस्तुत इस बजट में 3 कर्तव्य के तरफ विशेष फोकस किया गया है, जिसमें पहला है आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ाना, दूसरा है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना और तीसरा है सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करना। और इस बजट में वित्त मंत्री जी ने देश के गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्गों के उत्थान के लिए विशेष उनका फोकस है। और इस बजट से हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को बहुत ही लाभ होने वाला है। इस बजट में किसानों के लिए बहुत ध्यान दिया गया है। किसानों की आय कैसे बढ़े, खेती का व्यवसाय कैसे बढ़े, इसके लिए बजट में उपाय किए गए हैं। और एआई के माध्यम से भी खेती कैसे बढ़े, इसलिए एआई पर भी फोकस किया गया है। साथ ही कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए इस बजट में विशेष फोकस है। और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की पहल पर ग्रामीणों को स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प में काम करने के अवसर दिलाने के लिए भी इस बजट में प्रावधान है। युवाओं के रोजगार के लिए भी इस बजट में विशेष फोकस किया गया है। स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। 10,000 गाइड लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसका सीधा सीधा लाभ हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को होगा, जहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और विदेश यात्रा और विदेशों में पढ़ाई करना ये भी बहुत सस्ता होगा। इस पर भी इस बजट में फोकस किया गया है। और विशेषकर स्वास्थ्य के प्रति बजट में बहुत ध्यान दिया गया है। बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। और कैंसर, डायबिटीज और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयों को बहुत
सस्ती करने का इस बजट में प्रावधान है। हर जिले के जिला अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा। हर जिले में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर भी खोला जाएगा। इसका भी इस बजट में वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान किया गया है। विशेषकर आज मानसिक विक्षिप्त लोग बहुत मिलते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। इसके लिए भी केंद्रीय बजट में चिंता किया गया है। आयुर्वेद चिकित्सा को भी बढ़ावा दिया जाएगा, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और राज्य में 5 रीजनल हब भी स्थापित किए जाएंगे, जिसका प्रावधान बजट में है और इसका लाभ भी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिलेगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है लखपति दीदी बनाना, उस तरफ भी विशेष फोकस इस बजट में किया गया है और हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था होगी और पढ़ाई करने वाली हमारी बेटियों को, बहनों को हॉस्टल में रहने की सुविधा होगी और उद्योग धंधा पर भी विशेष जोर दिया गया है। देश के विकास और आर्थिक मजबूती के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नया जल मार्ग, 4 राज्य में खनिज कॉरिडोर, इस पर भी बजट में फोकस किया गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसका लाभ भी हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को मिलने वाला है। खेल को देश में बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रावधान है और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई घोषणा हुई है, तो इससे निश्चित रूप से हमारे देश के युवाओं को इसका लाभ मिलने वाला है। कर सुधार में भी एक अच्छा प्रयास हुआ है। पहले जो आयकरदाता अपनी आय छिपाते थे तो पकड़ा जाने पर उनको सजा का प्रावधान था, लेकिन अब सजा का प्रावधान को खत्म किया गया है। उसके जगह पर उनको अर्थदंड देना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा राहत है और साथ ही जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं जैसे दवाइयाँ, कपड़ा, चमड़े से बना हुआ सामान, जूता, मोबाइल, ईवी बैटरी, माइक्रोवेव ओवन, सोलर उपकरण, बायोगैस, सीएनजी जैसे जो आम चीज़ें हैं, ये भी बहुत सस्ती होंगी, ऐसा बजट में प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर कहें तो ये जो वर्ष 2026-27 का जो बजट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको फलीभूत करने वाला ये बजट है। निश्चित रूप से इससे देश और छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ होने वाला है। मैं फिर से एक बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। सर, सीधे टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है। इसका सबसे बड़ा असर यह है कि मार्केट में भी डाउनफॉल देखा गया है, क्योंकि बजट जब पेश होता है तो सबकी निगाहें इस पर रहती कि टैक्स में कितनी छूट मिलेगी। देखिए, जिस तरह से पिछले बजट में अप्रत्याशित टैक्स में छूट दिया गया, किसी को उम्मीद नहीं था कि 12 लाख का एक मुश्त टैक्स में फ्री मिलेगा, तो एक बहुत बड़ा पिछले बजट में ही राहत मिल गया है। महात्मा गांधी हैंडलूम स्वरोज योजना, तो कहीं ना कहीं ये बीराम जी को जो लेके जो छा तो विधायक मतलब खुश करने के लिए तो नहीं लाए विपक्ष को? जी बिल्कुल नहीं, जीराम जी और इसका कोई संबंध नहीं है। जीराम जी तो जो मनरेगा जो था उसका वो विकल्प है और मनरेगा से कई गुना विकसित भारत जी राम जी है। इसमें 100 दिन के बजाय 150 दिन, 125 दिन, 125 दिन रोजगार मुहैया हो रहा है और इसमें मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर मजदूरी भुगतान होगा और नहीं होगा समय पर तो उसके लिए मतलब अतिरिक्त राशि मजदूर को देना पड़ेगा और इसमें बहुत सारे और विकास के काम लिए जाएंगे जिससे अधोसंरचना का विकास गांव में होगा
और ग्राम सभा ये तय करेगा कि किस काम को पहले लेना है, किस काम को बाद में लेना है। तो मनरेगा से कई महीने में बहुत अच्छा है हमारा विकसित भारत जी। राम जी, चलिए इसमें प्रेस होगा तो ऐसे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल सर, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक सवाल है, उस दिन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है। सीएम विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। बजट में आम आदमी के लिए बहुत कुछ है। ग्रामीण इलाकों का तेजी से विकास होगा। गांव के विकास पर सरकार का फोकस दिख रहा है। ये सीएम साय ने कहा। 10,000 जो हमारे गाइड्स हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर सरकार ने गंभीर कदम उठाए हैं, जो कि हमें दिखता है। दवाइयों जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, कैंसर की 17 दवाइयों पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा डायबिटीज की दवाइयां सस्ती होंगी। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही गई है। 3 नए आयुर्वेद एम्स बनाए जाएंगे देश में। तो ये सारी बातें सीएम विष्णुदेव साय ने करी। और इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ओमनाथ शर्मा जी हैं, नितिन जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास मैं चल रहा हूं। नितिन जोशी जी, हम ये देख रहे हैं कि एक बहुत अहम चीज होती है, वो ये कि आम आदमी की सैलरी बढ़ जाती है, व्यक्ति पैसा कमाता है, पैसा बचाता है, लेकिन अचानक से अगर कोई गंभीर बीमारी पड़ती है तो उसकी सारी सेविंग, उसका जितना जमा पूंजी है, वो सब एक झटके में चला जाता है। अगर वो किसी मेडिक्लेम या गवर्नमेंट एम्प्लॉय या किसी उसमें नहीं आता, पैनल में नहीं आता है, उस सेक्टर में सरकार की चिंता दिखती है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां जो व्यक्ति को शारीरिक और आर्थिक तौर पर भी खत्म कर देती हैं, वहां दवाइयां सस्ती की गई हैं। डायबिटीज जो इसे कह सकते हैं कि आज आम हिंदुस्तानियों का या हिंदुस्तानियों की बहुत आम बीमारी हो गई है और घर घर में उसकी दवाइयां जा रही हैं, वो सस्ती की गई है। और 3 नए मेडिकल एम्स, आयुर्वेदिक एम्स। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कुछ और उम्मीद कर रहे थे इससे ज्यादा? जी, ये तो बहुत स्वागत योग्य कदम है सरकार का कि जो गंभीर बीमारियों की दवाइयां हैं उनको सस्ता किया गया है। लेकिन इस क्षेत्र में जो और टेस्ट होते हैं वो काफ़ी अभी भी महंगे हैं और आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। तो सरकार द्वारा उनमें अगर कुछ रियायत दी जाती तो और भी अच्छा होता। ये एक चीज और भी आम आदमी मांग कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारी जो ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये केवल और केवल हॉस्पिटलाइजेशन के बाद के इलाज को रिम्बर्स करती हैं, उसका पैसा चुकाती हैं। लेकिन ओपीडी और ये महंगे टेस्ट, अगर आप दिल का ही मामला ले लें तो ईसीजी सस्ता है, कोई भी करा सकता है। लेकिन जब ये इको और एंजियोग्राफी तक पहुंचता है तो ये कई इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। वो इंश्योरेंस में कवर ही नहीं हो पाता। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद की चीजें कवर होती हैं। नीतीश जी। जी बिल्कुल, ये जो इस प्रकार के टेस्ट होते हैं जहाँ पे बीमारियों का डायग्नोसिस होता है, कैंसर के टेस्ट हैं, हार्ट के टेस्ट हैं, और भी कई प्रकार के जो टेस्ट हैं, ये अभी भी काफ़ी महंगे हैं और आम आदमी के बजट को कहीं ना कहीं ये दर्द देते हैं। तो इनके ऊपर भी सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए था। इनमें भी अगर कुछ कटौती, रियायत दी जाती तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट आम आदमी को मिलता। जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ओमनाथ जी के पास में जाऊंगा, उससे पहले तनु मेरे सहयोगी इंदौर में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं कुछ लोगों के साथ। तनु, एक बहुत मांग चल रही थी कि जो गरीबों के लिए बड़ी लाभकारी योजना है आयुष्मान भारत, उसमें एज लिमिट घटाई जा सकती है, 70 से 60 साल किया जा सकता है। और ऐसे वो पेंशनर्स या ऐसे वो गरीब आदमी जो वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, वो इस योजना में आ जाते हैं और 5 लाख तक का उनका मुफ्त इलाज होता है। इस राशि को बढ़ाने की भी उम्मीद थी, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं है फिलहाल। जी बिल्कुल आसिफ, मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे ये सवाल करेंगे। सर, अगर हम बात करें मेडिकल सेक्टर की या फिर अगर हम आयुष्मान कार्ड की बात करें तो उसमें लोगों की आशा थी कि जो उम्र एक तय की गई वो कम होगी, पर वो अभी फिलहाल कम होते हुए नजर नहीं आ रही है। इसमें एक आम नागरिक होने के नाते क्या बोलते हैं? देखिए, आयुष्मान एक बहुत अच्छी स्कीम थी जिसको उस हिसाब से लागू होना था, नहीं हो पा रही है। लेकिन आयुष्मान पे अगर और ध्यान दिया जाए तो एक गरीब तबका, एक जरूरतमंद तबका जिसको अच्छी मेडिकल की नीड रहती है और बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझते हैं, उनको काफ़ी सहायता मिलती है। तो सरकार को देखना चाहिए कि आयुष्मान का उपयोग, जो दुरुपयोग दिख रहा था, वो किस तरीके से बंद किया जाए
और उसको कैसे संतुलित किया जाए। और जो एज वाली बात आपने कही है कि सारे एज के लोगों को, आम नागरिक देश का नागरिक है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसमें एज फैक्टर को दूर करना चाहिए। और आयुष्मान की सबको जरूरत है और आयुष्मान का फायदा सबको मिलना चाहिए। इससे मेडिकल सेक्टर में और स्वास्थ्य को लेके काफी कुछ किया जा सकता है। सर, आप मेडिकल की बात कर रहे हैं तो जो दवाइयाँ है, जो सीरियस बीमारियों की जो दवाइयाँ वो सस्ती की गई है इस बार, तो क्या ये स्वागत कदम है? बिल्कुल स्वागत के योग्य है। कैंसर की दवाइयों में काफी रिलीफ है, लेकिन कैंसर के साथ साथ जो बीमारियों की जननी है शुगर, उसको शायद नजरअंदाज किया गया है। लेकिन अगर शुगर के या इनकी जो कैंसर हुआ, दवाइयाँ भी सस्ती हुई है तनु, दूसरे जितने भी किडनी फेलियर लोग काफी आ रहे हैं, की जो दवाई है उसमें उसका भी रेट कम किया गया है। ओके, स्वागत के योग्य है वो। अगर किया गया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सारी दवाइयाँ जो जरूरत की दवाइयाँ हैं, जो आम नागरिक जिसके ऊपर डिपेंड है, अभी जैसे इंदौर में ही हमने देखा था कि एक बच्ची 2 साल की है, उसको 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन की नीड है और पूरा इंदौर उमड़ पड़ा है और 4.5-5 करोड़ रुपए उस पर चंदा हुआ है। लेकिन उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसा पेशेंट अगर दिख रहा है जिसमें सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मदद कर सकती है और वो बच्चा बच सकता है, तो उसमें भी पहल करना चाहिए। ये बहुत ठीक बात कही इन भाई साहब ने, इस वजह से क्योंकि ये बड़ी रेयर बीमारी है जिसकी वो जिक्र कर रहे थे। उसका एक ही इंजेक्शन 9 करोड़ रुपए का आता है और ऐसे में जब ये रेयर केसेस हैं तो सरकारों को इस मामले में देखना चाहिए, क्योंकि आम आदमी के बूते से बाहर है ये इलाज। तनु, मैं लौट रहा हूं आपके पास। राजाराम त्रिपाठी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता। राजाराम जी, आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा था, उस वक्त आप नहीं थे मेरे साथ। मेरा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खबर है, 1,40,000 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश के लिए इस बजट में रखा गया है। जो कुल बजट है हमारा 54 लाख करोड़ का, उसमें से 1,40,000 करोड़ एमपी को मिलेंगे। सवाल मेरा ये, आपको क्या लगता है किसानों के खाते में कितना बड़ा हिस्सा आएगा इसका? मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि बजट एलोकेट करना और तो उससे बाद में कितना किसान तक पहुंचता है, इसकी समीक्षा अगर करेंगे तो आप पाएंगे इससे पहले 4,000 करोड़ का आपने बजट घोषणा की थी औषधि पौधों की खेती पे। आज तक मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को उस बजट का 5% भी नहीं मिला है। तो घोषणाएं बाद में क्रियान्वयन के स्तर पे किसान तक पहुंचनी भी चाहिए। हम प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात करते हैं। जब प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत आज भी लगभग 45% किसान उससे वंचित हैं, तो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। 15 साल हो गए योजना लागू होने के बावजूद। उसी तरह से किसान सम्मान निधि जब चालू हुई थी तो 13 करोड़ किसानों को मिल रही थी। और धीरे धीरे जैसे पूर्णिमा का चांद सिकुड़ते जाता है, सिकुड़ते उसमें भी 30-40% किसान कट गए। जबकि वही किसानों का परीक्षण आपने किया, खाता आपने खोला, जांच आपने की, KYC आपने लिया, और उसके बाद फिर उसमें अभी शायद संख्या 11 करोड़ के आसपास है। राजाराम जी 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 राजाराम जी, मैं इस पे लौट रहा हूं के पास। ओमनाथ जी हैं हमारे साथ। ओमनाथ जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे। हर बार मध्य प्रदेश को लेकर ये कहते हैं कि ये लॉजिस्टिक हब बन सकता है, मेडिकल टूरिज्म की बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं यथार्थ कब होंगी, पूरी कब होंगी? ये बहुत महत्वपूर्ण और लाख टके का प्रश्न है कि ये धरातल पे ये चीज़ें कब आएंगी। ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी लास्ट ईयर हुआ था, तब भी बहुत उम्मीदें थी और उस समय भी GCC इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हुई थी कि भोपाल और इंदौर के क्षेत्र में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स को बनाया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश एनर्जी पॉजिटिव राज्य है। मध्य प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। GCC के लिए आपको काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश में काबिलियत काफ़ी है और उसका लोकेशन, उसकी ज्योग्राफी और उसका जो इकोसिस्टम है वो उसको सपोर्ट करता है। लेकिन मैं पूर्णतः आपकी बात से सहमत हूँ कि उसको अब असली जामा पहनाने की ज़रूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तीसरा कार्यकाल है और BJP का मध्य प्रदेश में भी काफ़ी लंबा कार्यकाल हो चुका है। तो अब मेरे ख्याल से कागजों से वो चीज़ें ज़मीन पे लाने का समय आ चुका है
और शायद हम सबको मिलके प्रयास करना पड़ेगा और ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी पड़ेगी कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर हो, डाटा सेंटर हो, यानी कि जो नए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र है जहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, जहाँ से हमारे ब्रेन ड्रेन होता है। मध्य प्रदेश का बच्चा बहुत ज़्यादा बाहर जाकर के काम करता है, मध्य प्रदेश में ही उसको अगर वो सुविधा मिलेगी तो डेफिनेटली वो मध्य प्रदेश में करेगा। फाइनेंशियल सेक्टर जो जिसके लिए तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर विशेष नहीं, सिर्फ सुविधाओं की ज़रूरत होती है, मध्य प्रदेश उसको भी आकर्षित कर सकता है। तो निश्चित तौर पे अब काम करने का समय है और कौन करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन नहीं, काम करना ही चाहिए और करते रहना चाहिए, क्योंकि काम करने से ना केवल आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारते हैं बल्कि देश के भी आप भविष्य में देश के भी विकास में योगदान देते हैं और देश हम ही लोगों से बनता है। बहुत धन्यवाद है आप सभी का, राजा राम जी, ओमनाथ जी, नीतीश जी और इसके साथ साथ तनु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमान हमारे जुड़े हुए थे, संवाददाता जुड़े हुए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन उस ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें हैं। इसी बजट पर विश्लेषण लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।